everyone. Greetings for the day. I'm Saintha from All About Skin Well-being, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know that taking good care of your skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on our skin or nails. Fungal infections are diseases caused by fungus, yeast, or mold. Mild fungal infection can look like a rash and can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Jolika Vachani, live from Rajkot, to enlighten us on the topic of fungal awareness. Dr. Jolika Vachani is MBBS, DDVL skin, dermatologist, and cosmetologist. It's such a pleasure to have you with us today, Dr. Jolika Vachani. A very warm welcome to you. Thank you, Saifta, So, for Doctor, nice introduction. थैंक यू इट्स अ प्लेजर डॉक्टर आज हम बात करने जा रहे हैं फंगल इन्फेक्शंस पे एंड वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग समर्स मॉनसून्स प्री मॉनसून्स वी experience so much of sweating and definitely the cases of fungal infections are on a rise और ये तो वही मौसम है जब प्री मानसून एक्टिविटीज ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में शुरू हो गई है तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता Yes. है कि हम फंगल इन्फेक्शन पर अवेयरनेस बढ़ाए फैलाए तो सबसे पहले डॉक्टर व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन एंड व्हाट आर द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी जहां पे फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है Yeah. Fungal infection, it's one type of infection which is caused by the molds and yeast. So we have already told previously. So fungal infection क्यों होता है? Because moist environment में fungus काफी environment में भी रहती है, food particles में, even waters जो drain होता है उसमें भी रहता है. तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. फंगल इन्फेक्शन वही एरिया प्रेफर होता है फंगल इन्फेक्शन के लिए जहाँ पे एरियाज वेट रहता है लाइक अंडर आर्म्स है थाई फोल्स है वहां पे ज्यादा रहता है फंगल इन्फेक्शन उस एंड फंगल इन्फेक्शन इज कंटेजियस तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे एरिया में भी उसका इन्फेक्शन लग सकता है So these are the main common areas कि underarms, intramemory areas, chest के नीचे होता है जहाँ पे भी sweating continuously accumulate रहता है वहाँ पे ज्यादा होता है fungal infection. बिल्कुल तो वो सभी एरिया बॉडी पार्ट्स जहाँ पे स्वेट एक्यूमुलेट हो जाता है एयर प्रॉपरली नहीं एयरी नहीं होता और ऐसे में पसीना सूखता नहीं है और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ऐसे भी इस मौसम में हम देखते हैं डॉक्टर कई बार घरों में सीलन होने लगती है वो भी फंगल इन्फेक्शन है कपड़े जिनमें थोड़ा सा भी Yes. मॉइस्चर होता है अलमारियों में रहते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन है तो ऑफ कोर्स वी कैन Mm. अंडरस्टैंड कि कितनी जल्दी फैलता है और इसीलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है नाउ कमिंग टू द Yes. प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी क्या कुछ हम कर Mm. सकते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो व्हाट कुड बी द प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी फॉर दैट Yes, of course. अभी अभी मानसून आएगा तो स्पेशली हमें अपने बॉडी को ड्राई रखना है ठीक है फर्स्ट थिंग जैसे ही हम नहाने जाते हैं नहाने के बाद तुरंत ही आके पूरा बॉडी ड्राई हो जाए उसके बाद ही कपड़े पहनने हैं, ठीक है फर्स्ट थिंग दैट टॉवेल कंप्लीटली ड्राई रहना चाहिए वेट टॉवेल यूज नहीं करना है और कपड़े भी कंप्लीटली ड्राई पहनने हैं इफ यू कैन आयरन योर क्लोथ्स इट वुड बी बेटर देन नेक्स्ट थिंग इज कि जहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन जैसे अंडर आर्म्स में थाई फूल्स है इंफ्रामेमरी एरियाज है चेस्ट के नीचे वो सब एरिया में यू कैन यूज अ डस्टिंग पाउडर क्लोट्रेमाजोल डस्टिंग पाउडर यू कैन यूज सेकेंड थिंग क्या करना है कि हमें हम जब भी यूजुअली जो हाउस होल्ड फीमेल्स रहती है वो क्या करती है जल्दी जल्दी में कपड़े अभी कंप्लीटली ड्राई नहीं हुए एंड दे आर इन हरी कि भाई जल्दी से चलो अभी कबर्ड में रख देते हैं तो वो चीज नहीं करना है कपड़ा कंप्लीटली सूख जाए उसके बाद ही उसको कबर्ड में डालना है और जब तक हो सके तब तक हमें आयरन क्लोथ्स ही यूज करना है ठीक है पहनने हैं वो चीज ध्यान रखना है इवन हमारा सॉप टॉवल नैपकिन सब अलग रखना है वो सेम यूज नहीं करना है ये सब चीजें ध्यान रखनी है इवन किसी लोगों को पैर में भी हो जाता है फंगल इन्फेक्शन
मैसरेशन की वजह से। तो हमें फूट वगैरह भी ड्राई रखना है, वो भी ध्यान रखना है। बहुत शूज़ वगैरह ऐसे पहनने हैं कि जिसमें एयर हवा अंदर जा सके। सो शूज़ पहनते हो या फिर आप सॉक्स पहनते हो तो कॉटन का प्रेफ़र करो, लाइट एकदम कॉटन का सॉक्स पहन सकते हो, ठीक है? और यूजुअली अब अगर ऑफ़िस आवर्स नहीं है तो घर पे स्लीपर्स भी पहन सकते हो, बट वो जगह ड्राई रहना चाहिए, ठीक है? इवन आप काफ़ी वर्कर्स इवन जो काम करते हैं पानी में, जैसे कि बर्तन है वगैरह, तो उसके टाइम पे हाथ और पैर गीले हो जाते हैं। तो जी। कंप्लीटली उसको भी फटाफट से ड्राई कर देना है। और यू कैन अप्लाई पाउडर देयर आल्सो इन बिटवीन द फिंगर्स आल्सो। क्रीम्स भी आते हैं दैट यू कैन अप्लाई टू प्रिवेंट इट। सो ये सब चीजें बिल्कुल। हमें ध्यान रखना है। हुँ, बिल्कुल, तो ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है डॉक्टर, आम तौर पे एक हुँ, बहुत कॉमन प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में होता है, ईदर वी गो फॉर सम होम रेमेडीज और वी गो टू अ केमिस्ट शॉप की एंटी फंगल कोई हुँ, एप्लीकेशन दे दो, हुँ, टॉपिकल एप्लीकेशंस, एंड वी कीप ऑन यस, यूजिंग देम फॉर मंथ्स और मे बी ईयर्स। जब हमें लगता है हुँ, कि हम एडिक्ट हो गए हैं इन क्रीम्स के, या फिर क्योंकि हुँ, इनिशियली तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि अच्छा ये तो फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन बाद में बार हुँ, बार फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होने लगती है। सो या व्हाट्स ट्रू। योर टेक ऑन दीज होम रेमेडीज और ओवर द काउंटर एप्लीकेशंस एक्सेट्रा? किस या तरह से आप लोगों को बिल्कुल। समझाना चाहेंगे? बिल्कुल। ऐसी कोई होम रेमेडी तो अवेलेबल नहीं है जो फंगल इन्फेक्शन को क्योर कर सके, ठीक है? बट या ओवर द काउंटर ड्रग का जो आपने बात किया कि काफ़ी लोग रहते हैं, मोस्टली आई कैन से 50% पीपल ऐसे होता है कि वो डायरेक्टली फार्मेसी में जाते हैं एंड दे आर टेलिंग कि भई मुझे कुछ ऐसे इचिंग हो रहा है, स्वेटिंग हुआ है और धाधर हमारे गुजरात में यहाँ पे बोलते हैं धाधर हुआ है, तो उसका दवाई चाहिए। सो जो केमिस्ट रहता है उसको ये नहीं पता है कि उसकी दवाई क्या है, बट ही विल गिव यू द वन ट्यूब और एनी क्रीम व्हिच कंटेन्स एवरीथिंग। एंटी फंगल भी होता है उसमें, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, कुछ माइनर अमाउंट्स में स्टेरॉइड्स भी होते हैं, एवरीथिंग। और वो सब के लिए उसके पास क्रीम होता है। अगर आप बोलते हो कि हाँ, एक्ज़िमा है मुझे, मुझे खुजली आ रहा है, तो वो भी सेम क्रीम देगा। आप बोल रहे हो कि हाँ, मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए भी उसके पास सेम क्रीम होता है। तो उसका गलती नहीं है बिकॉज़ ही डज़न्ट नो कि एक्ज़िमा क्या है, फंगल इन्फेक्शन क्या है। ही विल गिव यू सिंगल ट्यूब कि जो सब में काम करे। आप जब भी वो क्रीम लगाते हो, तो क्या होता है स्टेरॉइड की वज़ह से वो इमीडिएटली इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट को क्या अच्छा लगता है कि हाँ, एटलीस्ट चलो हमें डॉक्टर का विज़िट नहीं जाना पड़ा, हमारा टाइम भी बच गया, विज़िट के पैसे भी बच गए। बट जैसे ही वो क्रीम डिसकंटिन्यू होता है या तो फिर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि स्किन पतला होने लगता है। वो स्किन पिगमेंटेशन जो होता है, वो रिड्यूस होने लगता है। लाइट होने लगती है स्किन, पतली होने लगती है, तो वेसल्स दिखती है, कभी स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं, कभी पूरा एरिया जो है वो इचिंग, बर्निंग काफ़ी होने लगता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उससे बेटर अभी क्या होता है कि ऑलरेडी इतना डैमेज हो गया है स्किन को, तो फंगल इन्फेक्शन तो बाद में क्योर होगा, पहले ये जो डैमेज है वो हमें पहले क्योर करना पड़ता है और फिर फंगल इन्फेक्शन को टारगेट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि आप खुद अपना ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो है, वो लंबा कर रहे हो। ठीक है, जो चीज़ हफ्ते में खत्म हो जाती है, अगर आप एक विज़िट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले लेते, तो वो टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ता है, एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है और दवाइयाँ भी ज़्यादा खानी पड़ती है। तो उससे बेटर है कि वो डायरेक्टली आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, तो वो बेटर है देन डायरेक्टली जो फार्मेसी में जाके या किसी स्टोर में जाके आप दवाई लेते हो, तो वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर रैशेज़ दिख रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है, इचिंग है, तो हम एक क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाएँ, हमारा वक़्त भी बचेगा और सही इलाज होगा। नहीं तो बार-बार फंगल हुँ, इन्फेक्शन होता रहेगा, एक प्रॉब्लम की जगह दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी और जो ट्रीटमेंट का जो लेंथ है, वो बढ़ता जाएगा। तो डिस्कम्फर्ट हमें ही यस, होना है, तो अगर उससे बचना है तो पहले जाएँ एक क्वालिफाइड डर्मैट के पास।
फंगल इन्फेक्शन आपने भी बताया डॉक्टर कंटेजियस है, हमारी ही अगर एक बॉडी पार्ट में हो जाता है तो बहुत चांसेस है कि उससे दूसरे बॉडी पार्ट्स में वो फैले, हमसे दूसरों को भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर यस, एक यस। फैमिली में एक मेंबर को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, हमारा बेडशीट, टॉवल, नैपकिन पेशेंट का सब अलग रखना है, ठीक है? सेकंड व्हाट यू कैन डू, मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोने हैं, हमें खुद अपने कपड़े अलग से वॉश करना है, अलग से भिगोने हैं, अलग से वॉश करना है। सेकंड थिंग क्या कर सकते हो कि जब भी क्रीम वगैरह सब अप्लाई करते हो, तो खुद का क्रीम वगैरह, सोप वगैरह अलग रखना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अगर फैमिली मेंबर में एक मेंबर को है, दूसरे मेंबर को जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो दे विल स्टार्ट यूजिंग अदर्स क्रीम और सब यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इवन सोप है, तो सोप आप नहाते हो, उसमें काफ़ी फंगस कंटेजियस रहता है, तो उसका इन्फेक्शन ऑलरेडी लगा होता है, फिर दूसरा यूज़ करता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन घर में ही काफ़ी फैलता है। तो वो चीज़ खास ध्यान रखनी है, दिस 2 थिंग्स मेनली, कि आपके कपड़े, साबुन, टॉवल, नैपकिन सब अलग रखना है और मशीन बिल्कुल। में, वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं। बिल्कुल, तो जो पेशेंट है जिनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उनको अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है और बाकी के मेंबर्स को भी ध्यान रखना है कि कोई भी हुँ, चीज़ें हम शेयर ना करें जिससे चांसेस बढ़ते यस। हैं। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हुँ, बताए थे इनिशियली भी उनका ध्यान तो रखना ही है। यस, डॉक्टर यस, फंगल इन्फेक्शन एक बार जिनको हो जाता है, कई बार देखते हैं कि उनको बार-बार होने लगता है। तो इसकी क्या यस। वजह है? काफ़ी टाइम ये होता है कि फंगल इन्फेक्शन 100% क्योर नहीं हुआ होता है। काफ़ी पेशेंट्स में ये है कि जैसे इचिंग कम होता है, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट कि अभी फंगल इन्फेक्शन नहीं है हमें, वी आर ऑल कंप्लीटली क्योर्ड। बट दैट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो क्या होता है बेसिकली कि फंगस जो डीप फंगाई रहती है, उसमें इतना इचिंग नहीं रहता। जो सुपरफिशियल फंगस है, उसमें काफ़ी इचिंग होता है इनिशियली। तो इनिशियल डेज़ में जब भी क्रीम लगाते हो, तो वो इचिंग रिड्यूस होने लगता है। बट इचिंग रिड्यूस हुआ है, दैट इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हुआ है, उसकी वजह से इचिंग रिड्यूस हुआ है। बट वो फंगस तो अभी भी है। बट वो थोड़ा हम नेग्लेक्ट करते हैं बाद के टाइम में। एंड सेकंड थिंग ये होता है कि फंगल इन्फेक्शन में जो थोड़ा बाहर से कोई दवाई लिया, उसमें थोड़ा बहुत स्टेरॉइड है, तो जब भी आप लगाते हो तो उसमें इचिंग पोर्शन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से पेशेंट को यही लगता है कि हमें इन्फेक्शन अभी खत्म हो गया है, वी आर क्योर्ड। बट ऐसा नहीं हुआ होता। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो फंगस तो है ही, तो जैसे फिर से स्वेटिंग होता है या फिर वो एरिया वेट रहता है, तो फंगस वापस ग्रो होने लगता है। तो उसकी वजह से भी होता है। सेकंड क्या होता है कि काफ़ी लोगों का स्वेटिंग पसीना काफ़ी कॉन्सन्ट्रेटेड रहता है। और उनकी हाइजीन हैबिट्स काफ़ी पुअर रहती है या फिर उनका इम्यूनिटी कम है। जैसे कि कोई पेशेंट्स में काफ़ी कोमॉर्बिड कंडीशंस है कि डायबिटीज़ है, बीपी वगैरह कुछ थायराइड वगैरह है या तो फिर अदर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, तो उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन रहती है। तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन रिकरेंटली होता रहता है। बिल्कुल, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना है, इम्यूनिटी भी अच्छी करनी है, इम्यूनिटी को भी अच्छा रखना है यस, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। सो ज़रूर। इफ यू हैव द सिम्पटम्स, इफ यू हैव फंगल इन्फेक्शन, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, बी ट्रस्ट द डॉक्टर एंड कंप्लीट द ट्रीटमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब फंगल यस, इन्फेक्शंस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। आपने डॉक्टर बताया किस तरह से बॉडी पार्ट्स में अलग-अलग फंगल इन्फेक्शन होता है। नेल के फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है, स्कैल्प में भी फंगल इन्फेक्शन कई बार देखने को मिलता है। इस पर भी हम चाहेंगे आप थोड़ी रोशनी डालें। यस। नेल को फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसको हम ओनाइकोमाइकोसिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि काफ़ी टाइम पे हमारे स्किन और नेल के बीच में क्यूटिकल रहता है। एक थिन लाइन जो एक बैरियर की तरह काम करता है कि वो वाटर को अंदर जाने, स्किन के अंदर जाने नहीं देता। बट काफ़ी फीमेल्स जो डेली हाउसहोल्ड वर्क करती है, तो उसके वियर और टियर्स जो साबुन वगैरह यूज़ करती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो उसकी वजह से वो क्यूटिकल डैमेज हो जाता है। और पानी है, सोप वाटर है या फिर फूड पार्टिकल्स वो डायरेक्टली नेल बेड में, के नेल के जो रूट्स जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है।
काफी फीमेल्स जो रिंग्स वगैरह पहनती है तो वहां पे भी पानी सोप वाटर वगैरह रहता है, तो उसकी वजह से भी जो ये फोल्ड्स है वहां पे इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन रह जाता है। तो उसका भी क्योर करना, उसका प्रिवेंट करना भी जरूरी है कि हमें ज्यादा देर तक पानी में काम नहीं करना। हमारा जो भी वर्क है वो इकट्ठा करके एक ही टाइम पे खत्म कर देना है। काम खत्म होने के बाद कंप्लीटली हैंड्स हमें ड्राई कर लेने हैं और मेडिकेशंस जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको दिए हैं वो अच्छे से अप्लाई करना है। और काफी बार स्काल्प में भी होता है फंगल इन्फेक्शन, उसके भी यही रीजन होते हैं कि, और स्काल्प में फंगल इन्फेक्शन बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि वो हेयर वॉश प्रॉपरली नहीं होते हैं और थोड़ा स्कूल की वजह से इनफ्रिक्वेंट होता है, उनका संडे टू संडे हेयर वॉश रहता है। तो हम्म, बीच का जो टाइम है उसमें स्वेटिंग, डैंड्रफ सब इकट्ठा रहता है और फिर फंगस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं स्काल्प में भी। तो हेयर वॉश भी एटलीस्ट मॉनसून और समर में तो एवरी डे यू कैन डू। Every day is preferable, but alternate day also you can do, but at least alternate day हो जाना चाहिए हेयर वॉश। और स्काल्प क्लीन रहता है तो उसमें फंगस ग्रो नहीं करता, बट स्काल्प अगर क्लीन नहीं है तो काफी चांसेस रहते हैं फंगल इन्फेक्शन होने बिल्कुल, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। एंड अगेन, अगर स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन है, नेल्स में फंगल इन्फेक्शन है, तो भी डॉक्टर के पास जाना है। इनके ट्रीटमेंट में लगभग कितना वक्त लगता है डॉक्टर, नेल और स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन में? के। उसमें नेल के फंगल इन्फेक्शन में ज्यादा टाइम लगता है, एटलीस्ट 3 to 6 months, क्योंकि उसका नेल बेड में इंफेक्शन काफी चला गया होता है और वहां तक ट्यूब वगैरह इजीली नहीं पेनिट्रेट कर पाते। मेडिकेशंस होते हैं तो मेडिकेशंस को भी होने में टाइम लगता है। और सेकंड थिंग क्या होता है कि नेल का जो सुपरफिशियल, दिस इज अ डेड पोर्शन, तो हम्म, ये पोर्शन जो होता है उसमें अंदर कोई भी क्रीम पेनिट्रेट नहीं करेगा। जो नेल बेड जहां से वाटर अंदर गया है, जो क्यूटिकल है वो डैमेज है, वहां से हमें क्रीम कंप्लीटली अंदर डालना है अच्छे से। तो एटलीस्ट 3 to 6 months लगता है। नेल के स्काल्प जो टीनिया कैपिटिस बोलते हैं जो हेयर में होता है यूजुअली, वो इजीली 2 3 months में कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। जी। बट दोनों में तो हाइजीन इज द मस्ट। बिल्कुल, तो हाइजीन तो हमें मेंटेन करना ही है। फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं उन्हें भी अपनाएँ, हो जाए तो भी जो ज़रूरत की चीज़ें डॉक्टर ने बताई हैं, पर्सनल हाइजीन हम्म बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, कई बार होता है स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हुआ, कई बार वो डैंड्रफ जैसा ही समझ में आता है, एज़ अ लेमन हमें नहीं पता वो क्या है और हम उसमें तेल लगाने लगते हैं। एनीवेज़ हमारी सोसाइटी में सर पे तेल लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यस कॉमन है। तो इस पे मैं आपसे हाँ जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो फंगल हाँ इन्फेक्शन है तो वो फायदा करेगा कि हम्म नुकसान करेगा? नहीं नहीं, बेटर कि तेल अवॉइड करना है, बिकॉज फर्स्ट थिंग जो पहले के लोग बोलते थे तेल लगाना चाहिए, बट प्रीवियसली व्हाट दे हेयर ग्रोथ के लिए लगाते थे और दे आर डूइंग चम्पी मसाज करते थे जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन काफी बढ़ता है और उसकी वजह से हेयर ग्रोथ भी बढ़ता है। अदरवाइज ऑयल का एज सच कंडीशनिंग इफेक्ट के लिए ही यूज होता है, हेयर ग्रोथ में उसका एज सच मेजर रोल नहीं है। जब मसाज करते हो वो पेनिट्रेट होता है उस टाइम पे और वाइब्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसकी वजह से हेयर ग्रोथ बढ़ता है। अदरवाइज स्काल्प में ऑलरेडी हमारा स्काल्प ऑयली रहता ही है, जैसे हम हेयर वॉश नहीं करते तो 2 3 दिन में अपने आप ऑटोमेटिकली स्काल्प थोड़ा ऑयली हो जाता है। तो जितना स्किन को जरूरी है उतना ऑयल वो नेचुरली रिलीज करता ही है, तो एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग क्या होता है, फिर ऑयल लगाते हो उसमें स्वेटिंग वगैरह सब इकट्ठा होता है और फंगस को, इट्स यू मीन्स बेस्ट एनवायरनमेंट टू ग्रो एक्चुअली। तो बेटर अगर आप मॉनसून में स्पेशली ऑयलिंग करना बंद करो तो अच्छा है। बिल्कुल, तो ऑयलिंग से भी बचना हम्म, चाहिए। सिर्फ एक यस कंडीशनिंग इफेक्ट बालों में आता है, बस इतना ही है। हम्म और फंगल इन्फेक्शन हम्म अगर है या लग भी रहा है कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है तो ऑयलिंग से दूर ही रखिए। दूर ही रहना डॉक्टर, चाहिए।
एक हमने बात की ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशंस की कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक और मुद्दा है Yes. ओरल एंटी फंगल ड्रग्स का, क्योंकि आजकल इतनी हम्म अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन बहुत है लोगों के पास, उनको पता है कि अच्छा जो हुआ है ये फंगल इन्फेक्शन है, दे गो टू अगेन अ केमिस्ट शॉप और एंटी फंगल ड्रग्स, वो ओरल एंटी फंगल ड्रग्स हम्म लेना शुरू कर देते हैं, मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं बिना डॉक्टर से संपर्क किए। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और एक जो ये रेजिस्टेंस आ जाता है कई बार, उसकी भी क्या एक ये खास वजह होती है? हम्म। अभी काफी ग्रुप्स के एंटी फंगल्स अवेलेबल रहते हैं। मेनली जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं उसमें एक पॉलीएलेंस होता है, अजोल्स होता है एंड एलालामाइन्स होता है। पॉलीएलेंस में निस्टेटिन एंड एम्फोटेरेसिन बी होता है। अजोल्स यूजुअली हम फंगल इन्फेक्शन, जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन, उसमें यूज करते हैं। उसमें होता है एक तो इमिडाजोल एंड ट्रायाजोल। इमिडाजोल में क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, पिटाकोनाजोल, उसके यूजुअली टॉपिकल फॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में दैट यू कैन यूज। एंड कुछ ट्रायाजोल्स है, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, उसके ओरल फॉर्मुलेशंस अवेलेबल रहते हैं, टैबलेट फॉर्म्स एंड कैप्सूल फॉर्म्स। सो दैट इज प्रेफरेबल एंटी फंगल्स। कुछ रेजिस्टेंस होता है जो एलालामाइंस में काफी देखने को मिलता है, जैसे टर्बिनाफिन है, उसमें काफी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है विद टाइम, क्योंकि वो कुछ स्ट्रेन्स है वो रेजिस्टेंट हो गई है टुवर्ड्स द ड्रग्स। तो अजल्स आर द प्रेफरेबल ड्रग्स इन दिस रेजिस्टेंट केसेस। इवन अजोल्स में भी काफी अभी सुबह टेक्नोलॉजी आ गई है, सो दैट आल्सो प्रिवेंट्स दिस रिकरेंस, चांसेस ऑफ रिकरेंस एंड रेजिस्टेंस। जी। फंगल इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं, महिलाओं में ईस्ट इन्फेक्शन या वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन के केसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो एक और हम्म प्रॉब्लम ये है इसमें कि कई बार महिलाएं या लड़कियां जो है इसको लेकर बात नहीं करती, दे कीप ऑन सफर एंड दे डोंट कम अप। तो उसको लेकर यस आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? यस, ऐसे काफी फीमेल्स होती है और यूजुअली ये मेरे पास अभी जस्ट रिसेंटली एक पेशेंट आया था। शी वाज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड फीमेल। सो उसने काफी टाइम से डिस्चार्ज हो रहा है, बट शी इज नॉट रिवीलिंग टू हर मदर आल्सो कि भाई ये प्रॉब्लम है। अभी इन्फेक्शन काफी बढ़ गया है, एरिया भी काफी हो गया है एंड नाउ शी इज सफरिंग अ लॉट। सो बेटर है कि ये जो पीरियड है 15 to 20, 25 इयर्स का, उसमें काफी बच्चे थोड़ा वो प्राइवेट पार्ट के बारे में डिस्कस करने में काफी डरते हैं। तो वो एक अवेयरनेस आई थिंक स्कूल लेवल पे भी जाना चाहिए, कि वो अवेयरनेस आना चाहिए कि बच्चे आराम से वो बात डिस्कस कर सके। और वो पार्ट का हाइजीन मेंटेन करना इतना जरूरी हो गया है, बिकॉज काफी फीमेल्स होती है कि उसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल टाइम में जो टैम्पून्स या पैड्स यूज करते हैं, उसमें भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके यूज करने से, क्योंकि वो एरिया कंप्लीटली वेट रहता है हम्म। और उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन काफी बढ़ता है। इवन डिस्चार्ज काफी टाइम से हो रहा है, पीआईडी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सो उसके भी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, बट जब तक इनिशियल स्टेज होता है तभी आप डिस्कस करोगे तो इट विल बी क्योर्ड इजीली। बट जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, तो वो पीरियड वो क्योर करने में भी काफी टाइम जाता है। तो बच्चों को ये एज ग्रुप में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा प्राइवेट पार्ट में हाइजीन मेंटेन करना है। जो हेयर ग्रोथ है वो कंप्लीटली हम रिमूव कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर द परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल के लिए भी आप कर सकते हो वो एरिया में हाइजीन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो हैरी एरिया होता है, स्वेट इतना होता है और पीरियड्स के टाइम में वो स्वेट कंप्लीटली एक्यूमुलेट होता रहता है, वो एरिया वेट रहता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन काफी बढ़ता है। सो बिल्कुल। प्राइवेट पार्ट का हाइजीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर प्राइवेट पार्ट में डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ से, या फिर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हैं, सिम्पटम्स लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक डर्मेट से ज़रूर मिले और हिचकिचाए नहीं, क्योंकि जितना लंबा वक़्त होगा कंडीशन उतनी खराब होती जाएगी। जितनी जल्दी जाएँगे उतनी यस। जल्दी ट्रीटमेंट हो पाएगा। जब एक पेशेंट आपके पास आता है डॉक्टर, इन जनरल हम सभी तरह के फंगल इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए, और जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यू कैन से कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है, और फिर किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? या
डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शंस जो होता है ना, उसमें यूजुअली हम स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं और इस स्क्रैप को हम लैब में भेजते हैं केएच फाइंडिंग के लिए कि उसमें फंगस ग्रोथ है या नहीं। कभी डिस्चार्ज होता है तो व डिस्चार्ज आल्सो वी आर सेंडिंग कि भई वो फंगल ग्रोथ है, कौन-सा टाइप का फंगस है, वो सब चेक हो जाए। और एनी वेरी सीवियर कंडीशन अगर डीप फंगल इन्फेक्शन है कोई, तो उसमें फिर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं और कल्चर सेंसिटिविटी भी देखते हैं। बिल्कुल। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस डॉक्टर क्या-क्या अवेलेबल हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जैसे मैंने बोला एंटी फंगल्स में राइट नाउ द मोस्ट कॉमन व्हाट वी आर यूजिंग दैट इज अजोल ग्रुप ऑफ ड्रग्स। उसमें इमिडाजोल्स एंड ट्राजोल्स आते हैं। इमिडाजोल्स में कीटाकोनाजोल, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल वो टॉपिकल प्रिपरेशंस में आते हैं दैट वी आर यूजिंग। एंड ट्राइअजोल्स में आते हैं इट्राकोनाजोल, कोसाकोनाजोल दैट कम्स इन अ कैप्सूल फॉर्म्स। So that we are using mainly एंड अलाइलामाइंस यूज करते हैं यूजुअली टीनिया कैपिटिस वगैरह में एंड फंगल ओनाइकोमाइकोसिस में अगर नेल्स में है तो उसमें हम एलाइलामाइंस यूज करते हैं टर्बिनाफिन वगैरह यूज करते हैं एंड क्रिस्टोफर्मिन इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर द नेल ओनाइकोमाइकोसिस so हुँ, हुँ। these are the antifungals which we are commonly using. जी। डॉक्टर एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है अपना जो डिवाइस है उसे प्लीज़ रोटेट कर लीजिए सो दैट वी गेट अ Yes. बेटर पिक्चर ऑफ योर्स या डॉक्टर प्रेगनेंसी में भी फंगल इन्फेक्शन कई बार होता है महिलाओं को और प्रेगनेंसी में हम जानते हैं कि सभी तरह के ड्रग्स नहीं दिए जा सकते बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो अगर प्रेगनेंसी Mm. में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो किस तरह से Mm. ट्रीटमेंट की जाती है यूजुअली प्रेगनेंसी में हम ओरल ट्रीटमेंट्स अवॉइड करते हैं टॉपिकल्स वी आर यूजिंग टॉपिकल मेनली safest most is a clotrimazole then if it is a very severe in that case we are using imidazole so if still it is very severe, so second trimester में we are using itraconazole. It is a category B drug, so safely we are using after in second trimester. But usually we are avoiding any oral treatments during the pregnancy time. बिल्कुल और ऐसे So में mainly प्रेग्नेंट वुमेन्स को topical, ध्यान में रखना yeah. So topical creams and powder formulations, so that we are using. Hmm. So even pregnant ladies and their family members should also be very cautious about it कि अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करना है डॉक्टर को दिखाना है बिल्कुल. जल्द से जल्द दिखाना है और जो ट्रीटमेंट वो बता रहे हैं वो ट्रीटमेंट लेना है Yes, same goes yes, for lactating mothers doctor because many a times we yes. see fungal infection growing beneath the breast ऐसे में अगर lactating Yes. mother हैं स्तनपान करा रही हैं Mm. तो किस तरह की Mm. सावधानी बरतें और किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? Same lactating mother को भी same topical preparations we are giving first, and then in a very severe cases we are using category B drug, itraconazole we can use. और ऐसे में अगर ब्रेस्ट एरिया में है फंगल इन्फेक्शन और स्तनपान भी कराना है, ब्रेस्ट फीड भी कराना है, तो किस तरह से ध्यान रखना है किन चीज़ों का? वही उनको जो एरिया स्पेसिफिकली जो एरिया है वो कंप्लीट कांटेक्ट में ना आए वो तो खास ध्यान रखना है सो अदर साइड से शी कैन डू द ब्रेस्ट फीड और इफ इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन then they can extract the milk and they can spoon feed the baby. ओके बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के हैं उन्हें मैं ले लेना चाहूंगी फारिया बेग है उनका सवाल है प्राइवेट पार्ट में नॉर्मल इचिंग होने पर क्या करें क्या ये फंगल इन्फेक्शन ही है या नहीं है क्या Okay. कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अगर ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है Yeah. या काफी टाइम पे डिस्चार्ज होता है वो एरिया रेड रहता है और इवन रिंग वर्म जैसे रिंग बन जाता है वैसे फॉर्म में भी काफी लीशंस रहते हैं बट इट इज बेटर टू कंसल्ट एनी डर्मेटोलॉजिस्ट तो वो आराम से एक बार चेक करके इफ नीडेड दे कैन टेक योर स्मीयर कल्चर फंगल कल्चर आल्सो वी कैन डू एंड वी कैन चेक वेदर इट इज अ फंगल इन्फेक्शन काफी काफी टाइम में नॉर्मल पीआईडी और यूटीआई की वजह से भी ईचिंग रहता है काफी टाइम पे जो एरिया प्राइवेट एरिया है वो काफी ड्राई हो जाता है
उसकी वजह से भी इचिंग रहता है। तो आपका एज ग्रुप क्या है, अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप आपको कोई साथ में कॉमोर्बिडिटीज है, डायबिटीज, थायराइड वगैरह, वो सब चेक करना रहता है। और वो सब देख के फिर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करता है कि एग्जैक्टली क्या है, वेदर इट इज इन्फेक्शन और इट इज जस्ट इडियोपैथिक कि जस्ट इचिंग हो रहा है, फिजियोलॉजिकल इचिंग। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है फारिया बेग कि आप एक अच्छे डर्मैट से संपर्क करें और पता करें सबसे पहले तो कि जो हो रहा है वो क्या है, फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। एक और सवाल है हमारे एक व्यूअर का, कैन फंगल इन्फेक्शंस कॉज फीवर? फीवर हुँ, not commonly, very rarely if it is associated with any bacterial infection. तभी होगा। और एक और यूरिनरी सवाल ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी फीवर आ सकता है कि जिसकी वजह से इचिंग वगैरह हो रहा है। एक और हमारे व्यूअर है, उनका सवाल है, कैन फंगल इन्फेक्शंस अफेक्ट द लंग्स? और मेरे ख्याल से ये सवाल इसलिए है क्योंकि कोविड काल में हम सबने यस, देखा कि बहुत ब्लैक फंगस एंड हाउ पीपल वर यस, गेटिंग इफेक्ट। म्यूकोरमाइकोसिस। या डीप फंगल इन्फेक्शन काफी अलग रहता है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन से। या डीप फंगल इन्फेक्शन यूजुअली उन लोगों को होता है जिनको जैसे डायबिटीज, थायराइड, बीपी काफी है और अदर कोमोबिडिटीज, इम्यूनो कुछ उनका इम्यूनिटी काफी लो है तो उनको होता है म्यूकोरमाइकोसिस और एनी अदर डीप फंगल इन्फेक्शन काफी होने के चांसेस रहते हैं। लंग्स में भी होता है, इवन हमारे लंग्स के अलावा साइनसेस जो रहते हैं उसमें भी काफी टाइम हो जाता है। बिल्कुल। एक और सवाल हम ले लेंगे, दीपक सक्सेना का है, यस, कैन फंगल इन्फेक्शंस कॉज हेयर लॉस? टीनिया कैपिटिस जब फंगल इन्फेक्शन बालों में होता है तब डेफिनेटली उसके काफी टाइप्स है। सिर पे जो बाल में होता है फंगल इन्फेक्शन स्काल्प में, उसके काफी टाइप्स है। उसकी वन ऑफ द टाइप में ऐसा होता है कि बाल भी चले जाते हैं। Okay. And doctor, before we sum up the whole session, any take-home message for our viewers? या डेफिनेटली मॉनसून आ रहा है Viewers को एंड मॉनसून ने काफी वी आर सीइंग मेनी केसेस डेली। आई थिंक 70% ऑफ आवर ओपीडी इज दिस ओनली फंगल इन्फेक्शंस ओनली। सो अभी से हमें ध्यान क्या क्या रखना है, तो फर्स्ट थिंग कि आयरन कॉटन क्लोथ्स पहनना है, वेरी लाइट क्लोथ्स, अपनी चीजें सब अलग रखनी है, नैपकिन, टॉवल, साबुन वगैरह सब, हाइजीन मेंटेन करना है। और जिसको स्वेटिंग बहुत होता है, ओवरवेट है, डायबिटीज है, उनको स्पेशली बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक बार हो जाता है तो इट इज वेरी कंटेजियस। एक एरिया से दूसरे एरिया में बहुत इजीली स्प्रेड होता है और उसका ट्रीटमेंट काफी टाइम तक चलता है। तो काफी पेशेंट को इट इज वेरी टीडियस कि भाई रोज कैप्सूल खाओ, रोज क्रीम लगाओ, ठीक है। तो बेटर अभी से हम ध्यान रखें तो अच्छा है। बिल्कुल, तो पहले से ही सावधानी बरतेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स यस, अपनाएंगे तो बच जाएंगे, और इन केस होता है तो प्लीज बिना वक्त जाया किए क्वालिफाइड डर्मेट से जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया यस, डॉक्टर जॉलिका बचानी, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और काफी इंफॉर्मेटिव रहा हमारा ये सेशन। एक बार फिर थैंक बहुत यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We're also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a great day ahead.